Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to make your MA English preparation much easier. I have prepared short, clear and easy to remember notes for the aspects of language. Okay, actually I have just analyzed past exam papers, gathered definitions of frequently asked terms, and today I would like to share them with you. Okay, let's get started. The first definition is the Latin borrowings in English. इसमें क्या हुआ है कि जो इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे वोकैबलरी है जिसका जो ओरिजिन है वो लैटिन वर्ड से है. हमने बचपन से सुना हुआ होगा कि दिस वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, दिस वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. लेकिन बहुत सारे जो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो है इंग्लिश के वो ज़्यादातर लैटिन से लिए गए हैं. और ऐसे जो वर्ड जो बोरो किए गए हैं वो बोरो किए गए हैं एट डिफरेंट स्टेज एट ऑफ द हिस्ट्री. लाइक रोमन रूल के टाइम किया गया है और रिनाउंसेंस के टाइम लिया गया है वर्ड्स. और कौन कौन से वर्ड्स लिए हैं जैसे कि स्ट्रीट है, वॉल है, फॉर्मूला, रेडियस, डेटा. और ऐसे वर्ड्स को यूज़ किया गया है साइंस, लॉ एंड रिलीजन में. ठीक है. स्टेटस जिसका मीनिंग पोजीशन है ये भी लैटिन से लिया गया है. एनुअल जो इसका मीनिंग ईयरली है ये भी लिया गया है. और ऐसे वर्ड्स जो है वो इंग्लिश वोकैबलरी को इसने एनरिच किया है, खासकर साइंस, लॉ एंड रिलीजन. तो ये डेफिनेशन एग्ज़ाम में ज़रूर आती है. बहुत सारे पेपर्स में ये डेफिनेशन आई है. आप लोग इसको पढ़िए, समझ लीजिए और एग्ज़ाम में करके आइए. ठीक है. अब दूसरी जो डेफिनेशन है वो है क्लिपिंग एज अ मॉर्फोलॉजिकल डिवाइस. क्लिपिंग का मीनिंग क्या है? इस वर्ड का जो मीनिंग है वो मीनिंग जो है वर्ड में ही निकलता है. क्लिप शॉर्ट करना. तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम शॉर्ट में लिखते हैं लेकिन उनका मीनिंग चेंज नहीं होता है. ठीक है. जैसे कि हम लिखते हैं एडवर्टीजमेंट को एड, टेलीफोन को फ़ोन, रेफ्रिजरेटर को फ्रिज, लेबोरेटरी को लैब, एग्जामिनेशन को एग्ज़ाम. बट एक यहाँ पर एक कंफ्यूजन कहीं ऐसा ना हो, एब्रीवेशन और क्लिपिंग जो है वो डिफरेंट है. दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ओके. एयरप्लेन को प्लेन बोलते हैं, राइट, ऐसे. बट एब्रीवेशन एंड क्लिपिंग आर टू डिफरेंट वर्ड्स. नाउ कमिंग टू द एनाफोरा. एनाफोरा एक रिटोरिकल डिवाइस है. ओके. रिटोरिकल डिवाइस ऐसा डिवाइस है जो कि वो वर्ड्स और फ्रेजेस है जो कि बहुत ही रिपीट होता है एट द बिगनिंग ऑफ एनी क्लॉज और सेंटेंस. ऐसा क्यों हो जाता है? ताकि वो एम्फसाइज करे, क्रिएट करे, एम्फसाइज को एम्फेसिस को क्रिएट करे और रिदम को क्रिएट करे. ठीक है. जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ मार्टिन लूथर किंग की, जिन्होंने एक जगह लिखा था आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम एंड आई हैव अ ड्रीम. इन्होंने इस वर्ड को क्यों रिपीट किया था? ताकि वो इंस्पायर करे और फोकस करे अटेंशन. और दूसरी बात, ग्रामर में एनाफोरा को यूज़ किया जाता है यूजिंग अ प्रोनाउन, ताकि वो उस चीज़ को रेफ़र करे जो कि ऑलरेडी मेंशन किया गया हो. जैसे कि सारा लव्स हर डॉग, शी टेक्स इट फॉर अ वॉक डेली. तो इस यहाँ पर भी इसको इन अ ग्रामर जो कि प्रोनाउन जो हम यूज़ करते हैं इसको भी एनाफोरा कहते हैं. अदरवाइज एनाफोरा ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे फ्रेज होते हैं जो रिपीटेडली यूज़ किया जाता है सेंटेंस में ताकि वो एम्फसाइज करे और उन वर्ड्स की इम्पोर्टेंस बताए. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज कार्डिनल वोवेल्स. ये एक ऐसे सेट ऑफ रेफरेंस वोवेल्स होते हैं जो कि लिंग्विस्टिक्स या फोनेटिक्स यूज़ करते हैं प्रोनाउंसिएशन को डिफाइन करने के लिए. ठीक है. जैसे कि सी में आप देख सकते हैं जो वोवेल्स यूज़ किए गए हैं ई. तो इसकी जो आवाज़ है वो ई है. फादर में जो एक पहले ए की आवाज़ आ रही है फादर. तो ये यहाँ पर क्या होता है, ये एक ऐसे फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं वोवेल चार्ट में जो कि दिखाते हैं कि कैसे टंग की पोजीशन और लिप की शेप बनती है जब हम इन वोवेल की जब साउंड निकालते हैं. ठीक है.
तो इसमें क्या होता है, जो कार्डिनल वोवेल्स होते हैं, लिंग्विस्टिक्स क्या करते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं कि वोवेल की जो क्वालिटी है वो डिस्क्राइब करते हैं वोवेल की क्वालिटी किसी भी लैंग्वेज में। और इनका अपना अपना कार्डिनल वोवेल नंबर दिया गया होता है। जैसे कि फादर में जो है इसका जो कार्डिनल वोवेल नंबर दिया गया है वो 5 है। ठीक है, इतना हमें डीप नहीं जाना है, बस हमें डेफिनेशन याद रखनी है कि कार्डिनल वोवेल एक ऐसे सेट ऑफ रेफरेंस वोवेल होते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं प्रोनाउंसिएशन को। ठीक है, अब है ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स थेरीज। बहुत सारी थेरीज आ गई है, ओरिजिन ऑफ थेरीज कि लैंग्वेज कहाँ से आई है। ठीक है, ये धरती पे लैंग्वेज कैसे आई है, कैसे स्टार्ट हुआ होगा। तो जो भी थेरीज है, लाइक बाव वाव थेरी है, पू पू थेरी है, डिंग डोंग थेरी है। बाव वाव थेरी क्या होता है, ये थेरी कहती है कि लैंग्वेज कैसे आई है, कि वो साउंड ऑफ नेचर जो है, जो भी नेचर में जो साउंड्स हो रहे थे उसी को इमिटेट किया है और ऐसे ही लैंग्वेज आ गई है। पू थेरी मतलब जो भी इंस्टिंक्टिव इमोशनल क्राइज जो थे वहाँ से लैंग्वेज आ गई है। और डिंग डोंग थेरी मतलब ये वो लैंग्वेज है जो रिफ्लेक्ट करती है नेचुरल हार्मनी को बिटवीन साउंड एंड मीनिंग। बट ये जितने भी थेरीज आई हैं रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द लैंग्वेज, वो कोई भी थेरी प्रूव नहीं हुई है अभी तक। बस लोग ऐसे ही ट्राई कर रहे हैं, एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहे हैं कि व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ द लैंग्वेज। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ पार्ट विच इज़ अ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल एक फिलोसफर ने प्रपोज किया था, H.P. ग्राइस ने। और इसने कहा कि जब भी दो लोग कम्युनिकेट करते हैं वो सर्टन रूल्स को फॉलो ही कर लेते। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट टाइम इट इज़, ओके, और आप लोग कहोगे इट इज़ 3 PM। फॉर एग्जाम्पल दो लोग बात कर रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ व्हाट टाइम इट इज़ और आप बता रहे हो कि इट इज़ 3 PM, ओके। तो इसमें क्या आ रहा है कि आप मुझे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी क्वांटिटी, कितनी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, किस अमाउंट की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, दैट्स क्वांटिटी। और वो इंफॉर्मेशन कितनी, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, वो दैट इज़ क्वालिटी। ठीक है, और उसके बाद मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका आप जवाब दे रहे हो, वो रेलेवेंट है, वो उसी टॉपिक के रिलेटेड है। यानी इट्स नॉट लाइक कि मैं पूछ रही हूँ व्हाट टाइम इट इज़ एंड यू आर टेलिंग मी इट इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। नो, जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसी का जवाब दे रहे हो, डैट मीन्स यू आर जस्ट स्टेइंग ऑन द टॉपिक। तो रेलिवेंस इसमें है। मैनर आप कितने क्लियरली मुझे बता रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हो, वो मैटर करता है इन द कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं कि आप ऐसे रैंडमली बात कर रहे हो जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो डैट मीन्स जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, जब भी हम बात करते हैं, तो ये चारों के चारों रूल्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली कॉन्वर्सेशन में आता है, कम्युनिकेशन में आता है। और जो ये रूल्स जो होते हैं, यही रूल्स जो होते हैं, इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। ओके, वी आर जस्ट फॉलोइंग दीज रूल्स एंड दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव principle. I hope you got it. Now coming to the seventh part which is diphthongs of English. Diphthongs of English क्या मतलब होता है, ये थोड़ा confusing है, मैं समझा देती हूँ। diphthongs का मतलब क्या होता है। diphthongs एक ऐसे टाइप ऑफ वॉवल साउंड होते हैं जहाँ पर दो एडजेसेंट वॉवल होते हैं, दो एडजेसेंट वॉवल। ठीक है, दो एडजेसेंट वॉवल साउंड जो होते हैं ऑकर होते हैं एक ही सिलेबल में, और ये एक यूनिक साउंड क्रिएट करता है जो ग्लाइड होता है फ्रॉम वन वोवल क्वालिटी टू अनदर, मतलब स्मूथली ट्रांजिट होता है। यहाँ पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं पड़ता है, स्मूथली ऐसे हो रहा है, चेंज हो रहा है, एक ग्लाइडिंग साउंड आ रहा है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है डिफ्थोंग्स का, एक ग्लाइडिंग साउंड मतलब ये एक प्रोड्यूस करता है स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन टू वोवल साउंड, और एक ही सिंगल सिलेबल में होता है। ओके, और इसमें वोवल जो क्वालिटी है वो चेंज होती है। कैसे, टाइम, आप खुद इसको पढ़ के देखिए कैसे इस वोवल का जो साउंड है वो कैसे चेंज हो रहा है, स्मूथली चेंज हो रहा है। और आई में डे, बॉय, तो ये बहुत ही नेचुरल
साउंड आ रहा है। ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करता है और ये हेल्प करता है लर्नर्स को टू इम्प्रूव देयर स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, हमें ज़्यादातर इसमें केयरफुली सुनना चाहिए और प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है इसमें, तो जिससे हम इसको सीख सकते हैं। और इंग्लिश के 8 डिफ्थोंग्स होते हैं, जैसे कि AI होता है, जैसे कि बाय, फ्लाई, ट्राई। दूसरा होता है ऑय यानी टॉय, एंजॉय, कॉय। तीसरा होता है हाउ, माउस, लाउड, आउट। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, 8 वॉवल साउंड्स होते हैं जिनका एक ग्लाइडिंग साउंड आता है विद इन द सेम सिलेबल। ओके, ओ आता है गो, शो, बोट। ए आता है प्ले, से, बे। ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं जिनका एक स्मूथली ट्रांजिट होता है विद इन द सेम सिलेबल। नाउ कमिंग टू द 8th पार्ट, जो कि है एफिक्स स्टैम्प एंड रूट्स। तो इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू द एग्जाम्पल। रूट का मतलब होता है, कोई भी वर्ड आप ले लो, उसका जो कोर मीनिंग होता है, एक वर्ड होता है, जैसे कि अनहैप्पीनेस फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, अनहैप्पीनेस। इसका रूट वर्ड जो है वो है हैप्पी, HAPPY, वो है रूट वर्ड। बट जब आप इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड कर लेते हो तो आप इसमें कुछ इन्फ्लेक्शन लाते हो, जैसे कि HAPPY के बदले यहाँ पर I लिखते हो। ठीक है, तो हैप्पीनेस, तो उसको कहते हैं स्टेम। गॉट इट? तो एफिक्स का मतलब क्या होता है? टू ऐड एक्स्ट्रा पार्ट इन द वर्ड, in the root word or in the stem word, like prefix, suffix or infix. Prefix, you already know, prefix means the word which is used before, and the suffix which is used after, and infix which is inserted inside. Got it? जैसे कि मैंने अनहैप्पीनेस की एग्जांपल दी, रूट वर्ड है हैप्पी और नेक्स्ट है इसका सफिक्स, अन है प्रीफिक्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही है। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मैंने एक पेपर यहाँ पर आपके लिए इसमें ऐड किया है, आप देख सकते हैं ऐसे वर्ड्स आए हैं क्वेश्चन पेपर पे। ठीक है, तो मैं दूसरा पार्ट भी लाती हूँ इसके लिए। फॉर दैट you have to like, share and subscribe so that you won't miss the next part. See you in the next video. Keep learning and keep growing.